वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज वन शॉट रिवीजन सीरीज में हमने लास्ट चैप्टर जो है चैप्टर 14 विच इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, इस चैप्टर को हमने डिस्कस करना है एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर बच्चों। तो इस रिवीजन सीरीज में ये लास्ट सेशन है हमारा, राइट बच्चों। आइसोलेटेड या सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन्स में वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर आइसोलेटेड एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होता है, राइट। हमने यहाँ पे एग्जांपल है सिलिकॉन का, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, तो इलेक्ट्रिक का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ये बच्चे आउटर मोस्ट शेल्स हैं जिसमें 3s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3p सबशेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट हैज़ गॉट 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों ये डायग्राम ज़रा देख लो। ये बताता है आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम के केस में हर एक जो आइसोलेटेड एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच एनर्जी लेवल। एंड ये आउटर मोस्ट शेल है, ये सब शेल है 3s एंड 3p जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिलिकॉन एटम इज 4, राइट। अब अगर हम क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल में क्या होगा, खूब सारे एटम्स होंगे आसपास। एन एटम विल बी सराउंडेड बाय वेरियस अदर नेबरिंग एटम्स। तो उस केस में क्या होगा, एनर्जी जो होगा वो एटम का मॉडिफाई हो जाएगा। और ये सो कॉल्ड मॉडिफिकेशन जो है दिस विल बी डोमिनेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। जो इनर शेल्स होंगे बच्चों वो लगभग अनचेंज्ड ही रहेगा, राइट। तो जो भी एनर्जी मॉडिफिकेशन होता है दैट विल बी कंसिडरेबल इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये जो इनर शेल्स है ये लगभग इसमें कोई एनर्जी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। जो भी एनर्जी मॉडिफिकेशन होगा सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में होगा। तो बच्चे क्रिस्टल में एनर्जी मॉडिफाई हो जाता है, तो जिससे राइट एनर्जी बैंड के फॉर्मेशन इट टेक्स प्लेस। तो एटम्स जो होते हैं ना सॉलिड्स में, एज वी आर अवेयर दे वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो एनर्जी लेवल जो प्रोड्यूस होता है आफ्टर स्प्लिटिंग ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस एटम्स विल बी सो क्लोज टू ईच अदर दैट दे अपीयर टू बी कंटिन्यूस। तो यही जो क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स होता है इन्हीं को हम एनर्जी बैंड कहते हैं, राइट। अब इसमें बच्चे एनर्जी बैंड 2 तरीके के होते हैं, एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। वो एनर्जी बैंड विच इज फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। और बच्चों ये हाईएस्ट फिल्ड बैंड होता है। और बच्चों कंडक्शन बैंड क्या होता है, जो लोएस्ट अनफिल्ड एनर्जी बैंड होता है विच इज फॉर्म जस्ट अबव द वैलेंस बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाइल कंडक्शन बैंड इट डिपेंड्स। अगर कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स अगर मौजूद है इसका मतलब वो सब्सटेंस अच्छा कंडक्टर होगा। एंड इफ द कंडक्शन बैंड रिमेन्स एम्प्टी इट विल सजेस्ट दैट द सब्सटेंस विल बिहेव एज एन इंसुलेटर, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और बच्चों ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, स्मॉल गैप, दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। वो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसी से हम डिटरमिन करते हैं वेदर द सब्सटेंस इज अ कंडक्टर, इंसुलेटर और अ सेमीकंडक्टर। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स में बच्चों 2 तरीके के केसेस फीजिबल है, राइट। या तो उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप कर रहा है, यानी कि इसमें कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप है ही नहीं, तो इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल एनर्जी बैंड विच इज पार्शियली फिल्ड। तो इवन ऑन अप्लाइंग स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स में सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन इजिली जंप टू द हायर एनर्जी लेवल, राइट। और दूसरा सिनारियो आता है कंडक्टर्स का बच्चों, जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है एंड देयर एग्जिस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन देम, राइट। तो दोनों केसेस में जैसे मैंने कहा है कंडक्टर के दोनों केसेस में इट कैन बी अज्यूम्ड एज इफ देयर इज अ सिंगल एनर्जी बैंड विच इज पार्शियली फिल्ड। सो इवन ऑन एक्वायरिंग स्मॉल एनर्जी विच बिकम्स अवेलेबल टू द इलेक्ट्रॉन्स even at room temperature due to thermal agitation, the electrons are able to raise themselves from low energy level to higher energy level. That suggests that these substances which are conductors they conduct electricity, right. तो इन substances के बच्चों large conductivity होती है जिसका मतलब ये हुआ कि small resistivity होगी। दूसरी तरफ बच्चों जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें क्या होता है, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है लेकिन कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी। और इनके बीच में जो गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यू आर अवेयर इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो बेसिकली डायमंड के केस में ये तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो चाहे जितना मर्जी हम एनर्जी दे दें, लेकिन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड को हम इतनी एनर्जी अवेल नहीं करा पाते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाता है। सो एज अ रिजल्ट द कंडक्शन बैंड कंटिन्यूज टू रिमेन एम्प्टी। तो ये जो सब्सटेंस है, इनमें एक्सटर्नल सोर्स अगर लगाते भी है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अप्लाई भी करते हैं, तो भी ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगी। तो इसमें एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और इस एनर्जी गैप को ओवरकम कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को हम सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, राइट। सो दे हैव गॉट नेग्लिजिबल कंडक्टिविटी एंड ऑब्वियसली हेंस दे विल हैव लार्ज रेजिस्टिविटी। अब तीसरा बच्चा आता है सेमी कंडक्टर्स। सेमी का मतलब क्या होता है? नीदर एक्सट्रीम, ना ही ये कंडक्टर्स है और ना ही ये इंसुलेटर्स है। दे प्रॉपर्टीज लाइज इन बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इसमें जो बैंड स्ट्रक्चर है ना सेमीकंडक्टर्स का, वो बिल्कुल सिमिलर है टू दैट ऑफ एन इंसुलेटर, इन द सेंस कि इसमें भी वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड टोटली एम्प्टी है। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है? इसमें जो एनर्जी गैप होता है, ना ही कंडक्टर जितनी कम होती है और ना ही इंसुलेटर जितनी ज़्यादा होती है। तो इसमें जो एनर्जी गैप होता है वो इन बिटवीन होता है टू दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में तो बच्चों कई बार गैप ही नहीं होता है, या बहुत ही नेग्लिजिबल गैप होता है। इंसुलेटर्स में बहुत ज़्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, जबकि इसमें एनर्जी गैप जो होता है दैट लाइज बिटवीन दैट ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। तो इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये नॉर्मली हम सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। बोथ आर हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सिलिकॉन के केस में एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम में इट इज़ अबाउट 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे मैंने कहा ये सेमी है, सेमी कंडक्टर, तो इसकी कंडक्टिविटी जो है वो इंसुलेटर से ज़्यादा होगी, कंडक्टर से कम होगी। या अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो सेमी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज़्यादा होगी और इंसुलेटर से कम होगी, राइट। बच्चों इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स की बात आती है। जो प्योर सेमी कंडक्टर होता है ना, उसको हम इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं, यानी कि इसमें कोई फॉरेन इंप्यूरिटी एटम नहीं होता है। हर एटम जो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का, हमें पता है इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, जर्मेनियम का 32 होता है। सो दे आर हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ये सबशेल है 4s4p, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। सिलिकॉन के इसमें 3s3p सबशेल है और इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो ये मैंने एक सिलिकॉन क्रिस्टल का एक डायग्राम बना हुआ है, सेक्शन ऑफ अ सिलिकॉन क्रिस्टल। अब इसमें देखो बच्चे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर शेयर्ड बाय द 4 नेबरिंग एटम्स टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट। अब कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसी को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब बच्चे जब 0 केल्विन होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी लो टेम्परेचर, तो ये चारों के चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन एटम के, दे आर कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद द सराउंडिंग सिलिकॉन एटम्स, राइट। तो कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई फ्री होता ही नहीं है, सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड में कंज्यूम हो गए। तो लो टेम्परेचर में सेमीकंडक्टर जो है जब प्योर फॉर्म में होता है, इंट्रिंसिक फॉर्म में होता है, तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एट लो टेम्परेचर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज एन इंसुलेटर, क्योंकि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं होता है करंट के कंडक्शन के लिए। जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, रूम टेम्परेचर की अगर बात करते हैं 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या होता है? थर्मल एजिटेशन होता है। कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है दे एक्वायर एनर्जी ग्रेटर देन द एनर्जी बाइंडिंग इट टू द न्यूक्लियस। तो क्या होता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाता है। और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है। ये जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड में, जहां पे इस इलेक्ट्रॉन को होना चाहिए था, उसको हम क्या कहते हैं? होल। और होल बच्चों ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। इस होल के कॉन्सेप्ट को डेवलप ही इसलिए किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन के इस जगह से डिसअपियरेंस को हम एक्सप्लेन कर सकें। होल को हम एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर ट्रीट करते हैं, राइट। सो इट विल बी एज्यूम टू कैरी अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मास सेम लेते हैं एज दैट ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसी के डिसअपियरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हमने डेवलप किया हुआ है। तो बच्चे सेमीकंडक्टर्स में 2 तरीके के चार्ज कैरियर्स हम मानते हैं। एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही होता है, और उनके डिसअपियरेंस से जो वैकेंसी क्रिएट होता है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कैरियर यानी कि होल्स कहते हैं। अब बच्चों होल की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? एग्जैक्टली इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जैसे होल जो है इट व्हेन इट शिफ्ट्स फ्रॉम वन कोवेलेंट बॉन्ड टू अनदर, तो क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है उन होल्स को भरने की कोशिश करता है तो होल्स दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग जाता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो होता है दे टेंड टू मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, व्हाइल द होल्स विल टेंड टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, राइट। तो बच्चों कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन के गायब होने से एक होल प्रोड्यूस होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं, राइट। तो इनको हम इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहते हैं, इन दोनों को मिला के दीज होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। और बच्चे इनकी संख्या अगर सेम होती है तो इसका मतलब है जो नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी क्या होता है चार्ज कैरियर्स का, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स मस्ट ऑल्सो बी सेम, इजंट इट। तो अगर हम Ne को हम मान लेते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH को मान लेते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और Ni को मान लेते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, दे ऑल आर इक्वल। तो Ne Ni के इक्वल है, NH Ni के इक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो Ni स्क्वायर वुड बी इक्वल टू Ne इंटू NH। तो इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू अगर गिवन है तो इस फॉर्मूले से हम तीसरा आराम से निकाल सकते हैं, राइट। और एक चीज बच्चों मैंने आपको जरूर बताना है, ये ध्यान रखना जरा। जैसे इस डायग्राम को आप देखो, ये वैलेंस बैंड है विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड है ये एम्प्टी होता है नॉर्मल सिचुएशन में और लो टेम्परेचर में बिल्कुल एम्प्टी, कोई खाली कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में उनको थर्मल एजिटेशन वजह से इतना एनर्जी अवेल हो जाता है कि वो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करके कंडक्शन बैंड में चले जाता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में गए उतने ही होल्स बैलेंस बैंड में जनरेट हो गया। तो इसीलिए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड वुड बी एक्जैक्टली इक्वल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन द बैलेंस बैंड, राइट। सो दिस फॉर्मूला होल्ड्स वैलिड, Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। तो बच्चे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट है दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। सो नेट करंट थ्रू द सेमीकंडक्टर वुड बी I प्लस IH। एक और चीज, जो बच्चे नंबर डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन एटम्स होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में लगभग 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स होता है, और उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है लगभग 10⁻10 होता है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो कहने का मतलब है 10⁻22 सिलिकॉन एटम्स में 10⁻10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए कितने सिलिकॉन एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10⁻12। इट्स अ ह्यूज वैल्यू। तो 10⁻12 सिलिकॉन एटम्स, इतने सारे सिलिकॉन एटम्स जो है वो सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सारी चीजें मैं इस चीज के लिए समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें नो डाउट सिलिकॉन एटम्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत कम होती है। और जितना कम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन, उतने ही होल्स की भी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, क्योंकि दोनों की नंबर डेंसिटी बिल्कुल सेम होती है। तो पॉइंट आई एम मेकिंग इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं, जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही जो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स होते हैं, वो होते तो हैं जरूर, लेकिन उनकी संख्या बहुत 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 कम होती है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो उसको किसी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो यहां हमें जरूरत पड़ती है कि उसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा एनहांस करें। इसके लिए हम कुछ फॉरेन इंप्योरिटी एटम्स या तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट को एड अप करते हैं, जिससे उसकी कंडक्टिविटी को एनहांस कर सके। डोपिंग इज बेसिकली द प्रोसेस इन विच either pentavalent or trivalent impurity atoms are added to an intrinsic semiconductor and in a very small ratio 1:10⁶। और क्यों डोपिंग करते हैं, ताकि उनकी कंडक्टिविटी को मैं एनहांस कर सके, राइट। और डोपिंग के कई तरीके हैं बच्चों, आयन इम्प्लांटेशन होता है, थर्मल डिफ्यूजन होता है, राइट। तो कई सारे तरीके हैं डोपिंग करने के। और जैसे मैंने कहा डोपिंग इज डन ईदर बाय यूजिंग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स। ये नाम से ही क्लियर हो जाता है, pentavalent impurity atoms, these are the atoms having 5 valence electrons, right। एग्जाम्पल आर्सेनिक, एंटीमोनी या फॉस्फोरस हो जाता है। ट्राइवेलेंट में बच्चों 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इंडियम आ जाता है, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इन सभी में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों ट्राइवेलेंट में देखो, जब हम इसको डोप कराते हैं, जैसे मैंने कहा 1:10⁶ में इतना रेशियो, यानी कि 10⁶ सिलिकॉन एटम्स के बीच में सिर्फ एक इंडियम एटम या एक आर्सेनिक एटम को ऐड करते हैं।
तो जब डोप कराते हैं तो इम्प्यूरिटी एटम जो होगा इट विल बी सराउंडेड बाय सिलिकॉन एटम्स ओनली, राइट? सो जो इंडियम एटम है या आर्सेनिक एटम है, दे विल रिप्लेस सिलिकॉन एटम अबाउट हियर एंड देयर, राइट? सो दिस इज द ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटम। इसके बच्चों 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तीनों के तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इट विल बी कंज्यूम्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विद द नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स। एक जो है कोवेलेंट बॉन्ड वो इनकम्प्लीट रहेगा, राइट? क्योंकि इसमें सिलिकॉन एटम का तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, लेकिन यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये इंडियम एटम क्या करता है, पास वाले कोवेलेंट बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन को रॉब ऑफ कर लेता है सो एज टू कंप्लीट एन ऑक्टेट। तो यहां पे तो कोवेलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट भी फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जहां से इसने इलेक्ट्रॉन चुराया था वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, और इस वैकेंसी को हमें पता है, इसको होल कहते हैं। सो पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट व्हेन अ ट्राइवेलेंट impurity atom is added to a pure semiconductor, then an additional hole is created. With each trivalent impurity atom, an additional hole is created in the crystal, right? और ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्रिस्टल में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ताकि ये कोवेलेंट बॉन्ड को कंप्लीट कर सके और ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके, राइट? तो इसलिए हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम्स को एक्सेप्टर इंप्यूरिटी एटम्स कहते हैं। जबकि यहां दूसरी तरफ बच्चों पेंटावेलेंट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो तो पास वाले सिलिकॉन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कंज्यूम हो गया, और 5वां इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, क्रिस्टल को डोनेट करता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम्स आर आल्सो नोन एज डोनर इंप्यूरिटी एटम्स। और बच्चों आगे देखेंगे हम ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम्स हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, और पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी एटम से हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बच्चों एन टाइप और पी टाइप एक्सट्रिंसिक करने से पहले हम इसको जरा रिवाइज कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या है, राइट? सो इट कैन कम इन द 2 मार्क्स कैटेगरी। तो ये एक सेमीकंडक्टिंग ब्लॉक है बच्चों, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि इसके 2 एंड्स को अगर हम किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो नेट करंट जो फ्लो कर रहा है सेमीकंडक्टर ब्लॉक के अंदर से दैट विल बी गिवन बाय द सम ऑफ द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स। तो ये जो डार्कन करके सर्कल दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉन्स को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये कहां से कहां मूव करेगा, फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। जबकि होल्स विच एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, राइट? अब बच्चा करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये फॉर्मूला पढ़ाई था, करंट का क्या होता है, NEAVD होता है, VD ड्रिफ्ट स्पीड होता है, N नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स होता है। तो बच्चा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से जो करंट होगा सेमीकंडक्टर ब्लॉक के अंदर दैट विल बी NEAV। VE जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, NE जो है दिस इज द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज 1.6 × 10⁻⁹, A क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक वैसे ही current due to the movement of holes it would be given by this, it is the number density of holes and this is the drift speed of the holes, right? तो अगर मैं ये IH का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो EA इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, पुट दिस एज इक्वेशन 1। अब हमें पता है अगर ये रेजिस्टेंस R ऑफर कर रहा है, इसकी रजिस्ट्री रो है, देन रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो L बाय L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग ब्लॉक अंडर कंसिडरेशन, राइट? एंड ऑल्सो एज पर ओम्स लॉ R V बाय I होता है। तो बच्चों इन दोनों को इक्वेट करके V बाय I इतना आ गया, रो L बाय A, या इसको टर्म्स को अरेंज करेंगे तो V बाय L हो जाएगा रो I डिवाइडेड बाय A। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1 ओवर हियर, राइट? तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आता है, A विल गेट कैंसल्ड, सो विल बी लेफ्ट विद V बाय L इक्वल्स टू रो E, ये ब्रैकेट में ये वाला टर्म आ जाए NEV प्लस NHVH। अब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ध्यान रखना वोल्ट पर मीटर होता है, सो इट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स अक्रॉस व्हिच दिस पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड। तो E होता है V बाय L, तो V बाय L के जगह हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख सकते हैं, राइट? सो E वुड बी रो E एंड दिस टर्म। तो हमें कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन निकालना है। कंडक्टिविटी होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसमें से 1 बाय रो का वैल्यू निकाल लो, सो इट वुड बी स्मॉल e और E से डिवाइड कर दो राइट हैंड साइड को, तो विल बी गेटिंग दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, राइट? तो इसमें ये क्या चीज है बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते हैं। जबकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ड्रिफ्ट स्पीड एक्वायर्ड बाय द होल्स पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम कहते हैं होल मोबिलिटी।
तो मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो उससे आप मोबिलिटी का यूनिट निकाल सकते हो, राइट। एंड 1/ρ इज कंडक्टिविटी, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। इसमें बच्चों एक चीज जरूर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ होल मोबिलिटी। जरूर ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के डिसअपियरेंस की वजह से होल्स का कॉन्सेप्ट आया है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटर देन दैट ऑफ होल मोबिलिटी, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। अब बच्चों एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। जैसा मैंने कहा है, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम पेंटावेलेंट इंप्योर एटम से डोप करते हैं इन अ वेरी स्मॉल रेशियो 1:10⁶, देन वी ऑब्टेन एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। और डोपिंग के बाद कंडक्टिविटी काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है, राइट। तो हमने ये भी डिस्कस किया था, विद द एडिशन ऑफ ईच पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड इन द क्रिस्टल, राइट। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज इतने सिलिकॉन एटम्स है प्योर में 10⁻23 पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। अगर इसको मैंने एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसमें पेंटावेलेंट इंप्योर एटम्स एड अप करना पड़ेगा। रेशियो क्या होता है 1:10⁶ में। तो 10⁻23 अगर सिलिकॉन एटम्स है उसमें हमने 10⁻17 आर्सेनिक एटम्स को ऐड करना है, ताकि इनका रेशियो 10⁻23:10⁻17 हो जाएगा 10⁻6:1, यानी कि 10⁻6 प्योर सिलिकॉन एटम्स, उसके बदले एक आर्सेनिक एटम, राइट। तो कहने का मतलब है कोई भी प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसमें 10⁻23 सिलिकॉन एटम्स है, तो उसको अगर मैंने एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मुझे 10⁻17 आर्सेनिक एटम्स ऐड करना पड़ेगा। तो अगर एक आर्सेनिक एटम ऐड करने से एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है क्रिस्टल में, तो जब मैं 10⁻17 आर्सेनिक एटम्स को ऐड करूंगा तो उसमें इतना 10⁻17 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाएगा इस क्रिस्टल में। कहने का मतलब है इतने स्मॉल रेशियो में डोपिंग करने के बावजूद इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, राइट। सो आफ्टर डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर विथ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम, it will become extrinsic and it will have electrons as majority carriers while holes will act as minority carriers। इन दोनों को कलेक्टिवली हम extrinsic charge carriers कहते हैं, राइट। और बच्चों ये जो एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन्स आया है, जो एक्सेस, ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10⁻17 टोटल एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो क्रिस्टल को मिल गया, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड इसको हम इमेजिन कर सकते हैं एज इफ ऑल दीज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड with a very very small energy gap of about 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। टोटल जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड में कितना एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डोनर एनर्जी लेवल कहां बनता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो अब क्या होगा, सिंपल थोड़ा सा भी अगर थर्मल एजिटेशन होता है तो भी दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द डोनर एनर्जी लेवल कैन बी इजिली एबल टू रेज देमसेल्व्स टू द कंडक्शन बैंड। और जितने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कंडक्शन बैंड में होगा इसका मतलब वो उतना ही फ्री है, उतना ही वो आराम से कंडक्ट करेगा। सो दिस वेरीफाइज द फैक्ट दैट बाय डोपिंग द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन बी ग्रेटली एनहांस्ड, राइट। और एक चीज बच्चे, यहाँ पे जो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा एन टाइप में, वो लगभग किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ डोनर एटम्स के इक्वल होगा, और बहुत बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ होल्स। तो इन अ एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स विल एक्ट एज मेजॉरिटी कैरियर्स व्हाइल होल्स विल एक्ट एज माइनॉरिटी कैरियर्स। और वो सारे जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी एज्यूम टू फॉर्म अ डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। अगर ये एन टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है तो इसमें जो मेन जो चीफ कंट्रीब्यूटर है करंट के फ्लो के लिए वो कौन सा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन करंट होगा, क्योंकि इसमें होल करंट जो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, राइट। एक और चीज आपने ध्यान देना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जो नेगेटिव टाइप चार्ज कैरियर्स होते हैं यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो मेजॉरिटी कैरियर्स का काम करेगा। नेट चार्ज पूरे क्रिस्टल में दैट विल बी न्यूट्रल, दैट विल बी जीरो। हम बच्चों डोपिंग में एटम्स को ऐड करते हैं, एटम नॉर्मल स्टेट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इवन दो वो जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, खुद पॉजिटिव आयन बन जाता है, लेकिन on giving up their fifth electron the donor atoms become positively charged ions। और वो जो पॉजिटिव चार्ज ऑन डोनर आयंस है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द इंप्योरिटी एटम्स।
सो एज अ रिजल्ट द इंटायर क्रिस्टल, इसमें नेट चार्ज होगा वो जीरो होगा, और इन अदर वर्ड्स इट विल बी रिमेनिंग न्यूट्रल। तो एन टाइप का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये नेगेटिवली चार्ज है। एन टाइप का ये मतलब है कि इसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल प्ले अ डोमिनेटिंग रोल, दे विल एक्ट एज मेजॉरिटी कैरियर्स, राइट। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो पी टाइप एक्सचेंज सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। पी टाइप कैसे बनता है? बाय डोपिंग अ प्योर सेमीकंडक्टर विथ ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी एटम्स। यहां पे मैंने इंडियम का केस लिया है, और हमने पहले डिस्कस किया इसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए चौथा इलेक्ट्रॉन ये पास वाले कोवेलेंट बॉन्ड से रॉब ऑफ कर लेता है, चुरा लेता है। तो जिस कोवेलेंट बॉन्ड से इसने इलेक्ट्रॉन को चुराया है, रॉब ऑफ किया है, तो वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है जिसको कि हम होल कहते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि हर इंडियम एटम के ऐड करने से एक एक्सेस होल क्रिएट हो जाता है, राइट। So with the addition of each trivalent impurity atom, an excess hole is generated in the crystal. और डोपिंग का रेशियो यू आर अवेयर 1:10⁶। अगेन लेट्स कंसंट्रेट ऑन द सेम एग्जांपल। जैसा मैंने कहा कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें इतने सिलिकॉन एटम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻23 ये नॉर्मल डेंसिटी होता है, राइट। और इसको बच्चों मैंने पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट करना है। इस प्योर सेमीकंडक्टर को मैंने पी टाइप में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्राइवेलेंट इंप्योर एटम से डोप करना पड़ेगा, और वो भी रेशियो कौन सा? 1:10⁶। तो कितने ट्राइवेलेंट इंप्योर एटम्स मुझे इसमें मिलाना पड़ेगा? 10⁻17, ताकि इसका रेशियो जो होगा 10⁻17:10⁻23 वो कितना हो जाएगा? 1:10⁶ हो जाएगा, राइट। तो अगर एक इंडियम एटम मिलाने से एक होल जनरेट हो रहा है, तो जब मैं 10⁻17 इंडियम एटम्स को ऐड करूंगा तो उसके बदले मुझे 10⁻17 होल्स एक्सेस मिल जाएगा। तो इस इंट्रिंसिक में पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे और उतने ही सारे होल्स थे, लेकिन जब मैं ट्राइवेलेंट इंप्योर को डोप करूंगा तो उसमें क्या होगा? डोपिंग के बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा उसमें बहुत 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 सारे होल्स होंगे, और थोड़े बहुत जो पहले थे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इन दिस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होल्स विल एक्ट एज मेजॉरिटी कैरियर्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स विल एक्ट एज माइनॉरिटी कैरियर्स। इसीलिए बच्चों इसको हम पी टाइप कहते हैं, राइट। तो इसमें जो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स है वो अप्रॉक्सिमेटली कितना होगा? नंबर ऑफ एसेप्टा इंप्योर एटम्स के इक्वल होगा। एसेप्टा इंप्योर एटम्स मतलब जो ट्राइवेलेंट होता है उसी को हम एसेप्टा इंप्योर एटम्स कहते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होगा, राइट। अब बच्चों एनर्जी बैंड डायग्राम के तहत हम समझते हैं, ये वैलेंस बैंड है जो कि इनिशियली कंप्लीटली फिल्ड था वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी था, और दोनों के बीच एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब। अब जो ये 10⁻17 एक्सेस होल्स जनरेट हुआ है क्रिस्टल में, ऑल दीज एक्सेस होल्स कैन बी एज्यूम टू फॉर्म एन एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। बच्चों ध्यान देना, एन टाइप में बनता है डोनर एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, पी टाइप में बनता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किससे बनता है? जो एक्सेस होल्स जनरेट हो रहा है ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम के डोपिंग करने से, और ये कहां पे बनता है? जस्ट अबव द वैलेंस बैंड विथ अ स्मॉल एनर्जी गैप अबाउट 0.045 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बच्चे थर्मल एजिटेशन में नॉर्मल टेम्परेचर में भी क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड के, दे कैन इजीली जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इजीली ये जंप कर पाता है। और जब ये जंप कर लेगा तो वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाएगा, तो इसमें होल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वैलेंस बैंड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे होल्स विल स्टार्ट बिहेविंग एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट। तो सच अ क्रिस्टल ऑब्टेन्ड इज नोन एज पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पे अगेन वही बात आती है पी टाइप में। पी टाइप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये क्रिस्टल जो पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक्चुअली मैंने जैसे पहले भी कहा था, डोपिंग करने के बाद भी द क्रिस्टल विल रिमेन न्यूट्रल, बिकॉज डोपिंग हम कर रहे हैं एटम्स को डोप कर रहे हैं, और एटम तो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। तो ऑन एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन द एक्सेप्टर एटम्स बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। लेकिन बच्चे जो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एक्सेप्टर आयंस होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन होल्स क्रिएटेड ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द इंप्यूरिटी एटम्स फ्रॉम द होस्ट एटम्स, राइट। तो इसलिए मटेरियल जो है इट विल रिमेन न्यूट्रल, चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हो, नेट चार्ज वुड बी जीरो। पी टाइप का मतलब है ये जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर है इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो कि होल्स है, they will play a dominating role, or in other words they will act as majority carriers, while electrons which are negatively charged carriers will act as minority carriers. तो बच्चे p टाइप में जो भी करंट होगा
मेन कंट्रीब्यूटर कौन होगा? होल करंट, राइट? इलेक्ट्रॉन करंट वुड बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो बच्चे चाहे पी टाइप एक्सट्रिंसिक हो या एन टाइप एक्सट्रिंसिक हो, दोनों जो है दे विल जस्ट बिहेव एसेंशियली जस्ट अ रजिस्टर, राइट, अलोइंग करंट टू फ्लो इन बोथ द डायरेक्शंस। तो इनका भी कोई प्रैक्टिकल एज सच सिग्निफिकेंस नहीं है। तो एज अ डिवाइस अगर हमने यूज करना है तो हम क्या करते हैं, पी सेक्शन और एन सेक्शन दोनों को मिला देते हैं और उस अरेंजमेंट को हम जंक्शन डायोड कहते हैं, और उसकी प्रॉपर बायसिंग से हम किसी एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकते हैं, एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस सेमीकंडक्टिंग डिवाइस। अब बच्चों, पी एन जंक्शन डायोड जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था आपको, वेन एवर पी टाइप इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एन टाइप देन द अरेंजमेंट्स ऑब्टेन्ड इज नोन एज पी एन जंक्शन डायोड, या इसको हम क्रिस्टल डायोड भी कहते हैं। ये जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको हम जंक्शन कहते हैं। और बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया पी टाइप में क्या होता है, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो कि मैंने डार्कन सर्कल से रिप्रेजेंट किया है बहुत कम से होते हैं, वो माइनॉरिटी कैरियर्स का काम करता है। जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है जो कि मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और होल्स इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, राइट? तो होता क्या है बच्चों, जैसे ही इसमें कॉन्सेंट्रेशन होल्स की ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है, राइट? तो basically, due to the difference in the concentration of majority carriers in the two sections of the diode, what happens is holes, it will tend to diffuse from P to N, while electrons will tend to diffuse from N to P, right? तो ये जो diffusion of majority carriers होता है उसकी वजह से it will give rise to diffusion current across the junction. हम कहते हैं diffusion current, right? तो बेसिकली होता ही है बच्चे, जैसे ही ये हेड ऑन मिलता है जंक्शन के अक्रॉस, तो होल एंड इलेक्ट्रॉन दे टेंड टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दे टेंड टू गेट कैंसल्ड आउट एक्चुअली इन अ सेंस। तो जंक्शन के पास एक पतला सा लेयर बन जाता है जो विच इज डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज कैरियर्स, यानी कि उसमें कोई चार्ज कैरियर्स होते ही नहीं है, सिर्फ वो इमोबाइल आयंस होते हैं। तो ये जो पतला सा एक लेयर बन गया जंक्शन के क्रॉस जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमोबाइल आयंस है, कोई चार्ज कैरियर्स नहीं है, तो ये जो पतला सा लेयर है इसको हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। इसके थिकनेस लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर होता है, राइट? और एक बार जब ये डिप्लीशन लेयर बन जाता है, इट अपोजेस एनी फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। वो इसलिए बच्चों जरा ध्यान दो, अब डिफ्यूजन जब होता है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ चले जाता है तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इट विल एक्वायर ए नेट पॉजिटिव चार्ज, वाइल ये पी टाइप ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर ए नेट नेगेटिव चार्ज। तो ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ये हायर पोटेंशियल भी हो गया डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, तो इट विल बी एट हायर पोटेंशियल, इट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। और ये डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस ए जंक्शन जो होता है उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है जंक्शन के अक्रॉस, उसको हम बैरियर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। अब उसको समझने के लिए हमने ये सूडो या फिक्टिशियस बैटरी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि एक इमेजिनरी बैटरी जंक्शन के अक्रॉस कनेक्टेड है, ताकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल एन सेक्शन से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल इसका पी सेक्शन से कनेक्टेड है। क्योंकि होल्स जो होगा दे विल लूज व्हाट होल्स एंड दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। वाइल एन सेक्शन क्या होगा, दे विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन होल्स, सो दे विल एक्वायर हायर पोटेंशियल, राइट? तो एक बार बच्चे ये डिफ्यूजन हो जाता है जितना होना होता है, तो उसके बाद क्या होगा, ये हायर पोटेंशियल भी आ गया, तो जो भी होल्स इस तरह डिफ्यूज होने की कोशिश करेगा तो उसको अपोज करेगा, उसको रिपेल करेगा। जबकि यहाँ से एन सेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स जो पी की तरफ डिफ्यूज होने की कोशिश करेगा, तो पी ऑलरेडी लोअर पोटेंशियल पे है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आने से रोकेगा या उसको रिपेल करेगा। तो वंस द पोटेंशियल बैरियर इज एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस द जंक्शन, देयर आफ्टर it opposes any further diffusion of holes and electrons across the junction. So इसीलिए हम उसको बैरियर कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर, राइट? अब बच्चों, जैसे ही ये पोटेंशियल बैरियर सेटअप होता है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अभी मैंने कहा है एन सेक्शन विल बी एट हायर पोटेंशियल, पी सेक्शन विल बी एट लोअर पोटेंशियल ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? अब पी सेक्शन में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी कैरियर्स है, वो किस तरफ ड्रिफ्ट होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट ड्रिफ्ट होगा। जबकि पी सेक्शन में, एन सेक्शन में होल्स है मेजॉरिटी कैरियर्स, ये ड्रिफ्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उनकी ड्रिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी जंक्शन के अक्रॉस, राइट? और ये जो मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। इसके कारण जो करंट होगा माइनॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन के कारण या उसके ड्रिफ्ट के कारण जंक्शन के क्रॉस, उसको हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं।
तो बच्चों ध्यान देना, एक होता है डिफ्यूजन करंट और एक होता है ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट होता है मेजॉरिटी कैरियर्स के एक दूसरे सेक्शन में डिफ्यूज होने की वजह से। ड्रिफ्ट करंट होता है माइनॉरिटी कैरियर्स के जंक्शन के क्रॉस ड्रिफ्ट होने की वजह से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? एंड एट इक्विलिब्रियम डिफ्यूजन करंट इज ऑलवेज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट। और बच्चों ये डायग्राम जरा चेक करो, ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहां से लेकर यहां तक सेक्शन जो है इट इज एट सम लोअर कांस्टेंट पोटेंशियल। तो यहां से लेकर यहां तक ये बैरियर है, ये डिप्लीशन लेयर है, तो यहां पे पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और इसके आगे जो है इट इज एट सम कांस्टेंट हायर पोटेंशियल। तो ये जो डिफरेंस है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल, ये जो डिफरेंस है इसी को हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, राइट? और जैसा मैंने कहा बच्चों, ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी थिकनेस काफ़ी कम है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, ये भी काफ़ी कम होता है। जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट होता है। लेकिन जो जंक्शन के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है दैट इज ट्रेमेंडस, दैट इज हैविंग अ ह्यूज वैल्यू। उसकी वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ, राइट? ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना एस्टैब्लिश हो रहा है? अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो 0.3, सिलिकॉन की बात करें 0.7, तो 0.7 लेके मैंने चला है। और ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, थिकनेस जो है डिप्लीशन लेयर का, वो लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर, विच इज ह्यूज। So point is, although a small PD is established across the junction, yet the electric field so set up across the junction is very large, right? और बच्चों ये सिंबल होता है डायोड का, दिस इज द इलेक्ट्रिक सिंबल। ये एरो होता है, एरो हेड, राइट? तो ये रिप्रेजेंट करता है होल करंट को, ये होल की डायरेक्शन जिस तरफ होगी। और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ होती है? बीइंग नेगेटिव चार्ज कैरियर, इट विल ड्रिफ्ट इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द करंट, राइट? So this is the symbol of current, diode. This represents P section and this vertical line that represents N section. बच्चों डायोड को जब हम एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो दो तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली डायोड की इसको हम बायसिंग कहते हैं। सो वन इज द फॉरवर्ड बायसिंग, द अदर वन इज द रिवर्स बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? P section of the diode is connected to the higher potential, while N section of the diode it is connected to the negative terminal or the lower potential of the external source. So in that case the diode is said to be forward biased. अब बच्चे जैसे ही इसको हम फॉरवर्ड बायस्ड करते हैं तो देखो यहाँ पे जो होल्स है मेजॉरिटी कैरियर्स, दे विल गेट रिपल्ड फ्रॉम दिस हायर पोटेंशियल, और ये मेजॉरिटी कैरियर्स जो है होल्स, इससे रिपल होकर किस तरफ जाएगा? जंक्शन की तरफ जाएगा। जबकि एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स है मेजॉरिटी कैरियर्स, तो इलेक्ट्रॉन्स विल गेट रिपल्ड फ्रॉम दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो दे विल ऑल्सो गेट रिपल्ड एंड विल मूव टूवर्ड्स द जंक्शन। तो बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? पी सेक्शन में होल्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स है, एन सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो मेजॉरिटी कैरियर्स है, दे विल गेट रिपल्ड एंड दे विल टेंड टू मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ ये आने लगेगा, राइट? तो दोबारा से मेजॉरिटी कैरियर्स की डिफ्यूजन अक्रॉस द जंक्शन स्टार्ट होने लग जाएगी, प्रोवाइडेड दिस एक्सटर्नल सोर्स इज एबल टू ओवरकम दिस पोटेंशियल बैरियर। तो फॉरवर्ड बायसिंग में बेसिकली बच्चे ये जो एक्सटर्नल सोर्स है ये फिक्टिशियस बैटरी को अपोज कर रहा है। तो अगर अनबायस्ड डायोड था, अनबायस्ड का मतलब जब हमने इसमें कोई सोर्स नहीं कनेक्ट किया, तो ये पोटेंशियल बैरियर को डायग्रामेटिकली मैंने ऐसा रिप्रेजेंट किया था। अब जब इसको फॉरवर्ड बायसिंग कर देता हूं तो क्या होता है? ये जो एक्सटर्नल सोर्स है ये फिक्टिशियस बैटरी को अपोज कर रहा है, तो दोबारा से रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस जंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट जो बैरियर है पोटेंशियल का वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, राइट? तो अब कितना हो जाएगा? VB माइनस V हो जाए। पहले अगर VB था तो नाउ इट वुड बी VB माइनस V, राइट? सो पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन विल डिक्रीज, एज अ रिजल्ट द डिप्लीशन लेयर, उसकी जो थिकनेस है वो भी कम होने लग जाएगी, वो सिकुड़ने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। और बच्चों जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होगी, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस जंक्शन इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे इट विल स्टार्ट ऑफरिंग लोअर रेजिस्टेंस। तो बेसिकली की पॉइंट इज a diode when forward biased it offers low resistance to the flow of current। तो अगर हम परफेक्ट या आइडियल डायोड की बात करते हैं तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करना चाहिए फॉरवर्ड बायसिंग में? इट शुड ऑफर 0 रेजिस्टेंस। तो आइडियल जो डायोड है उसका रेजिस्टेंस जो है फॉरवर्ड बायसिंग में दैट विल बी 0। जो रिवर्स बायसिंग की बात कर लेते हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है? ये जो पी सेक्शन है दैट इज कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल and N section of the diode is connected to the higher potential। अब इस केस में क्या होता है? होल्स आपको पता है P section में मेजॉरिटी कैरियर्स होता है, they will get attracted
towards this negative terminal of the external source. While the electrons, which are the majority carriers in the N region, they will get attracted towards the positive terminal of the external source. तो इस केस में क्या हो रहा है, जो मेजॉरिटी कैरियर्स P और N में वो जंक्शन से दूर जा रहा है, दे आर मूविंग अपार्ट अवे. तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर्स का अक्रॉस जंक्शन तो डिफ्यूजन होने से रहा, तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस जंक्शन इज नेग्लिजिबल, राइट. अब यहाँ पे बात आती है माइनॉरिटी कैरियर्स की. अब बच्चे सुनो, यहाँ पे पी सेक्शन में क्या होता है, होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स का काम करता है. ये इलेक्ट्रॉन्स इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स से रिपेल होगा एंड दे विल टेंड टू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द जंक्शन. एन सेक्शन में होल्स माइनॉरिटी कैरियर्स है और वो इस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स से रिपेल होगा और वो भी जंक्शन की तरफ आएगा. तो जंक्शन के क्रॉस जो भी डिफ्यूजन होगा वो किसका होगा, माइनॉरिटी कैरियर्स का होगा, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत बहुत कम होती है. तो माइनॉरिटी कैरियर्स के डिफ्यूजन अक्रॉस द जंक्शन की वजह से जो करंट होगा बहुत ही नेग्लिजिबल होगा और उसको हम रिवर्स करंट कहते हैं, राइट. सो रिवर्स करंट इज मेजर्ड इन माइक्रो एम्पियर्स, इट्स वेरी वेरी लेस. और बच्चों आप खुद ही देख रहे हो, यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स का डिफ्यूजन नहीं हो रहा है बल्कि वो जंक्शन से दूर भाग रहा है. तो जो रीजन है डिप्लीशन लेयर का वो उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी. सो द रीजन अक्रॉस द जंक्शन और नियर द जंक्शन विच इज डिवॉइड ऑफ एनी चार्ज कैरियर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमोबाइल आयंस होंगे, वो उसकी जो विड्थ है वो धीरे 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 बढ़ती जाएगी, राइट. तो इस केस में जो है एक्सटर्नल सोर्स जो है वो बेसिकली फिक्टिशियस बैटरी को जो अपोज कर रहा था उसको एडअप करेगा, उसको एड करेगा. तो डायग्रामेटिकली मैंने यही रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये अनबायस्ड डायोड के केस में ये पोटेंशियल बैरियर है, लेकिन जैसे मैं इसको रिवर्स बायसिंग करूंगा तो ये एक्सटर्नल सोर्स इस फिक्टिशियस अपोजिंग बैटरी को एड अप कर रहा है या एड कर रहा है, जिसकी वजह से नेट पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है इसमें. और नेट पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाने से यानी कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा हो जाने से अ डायोड व्हेन रिवर्स बायस स्टार्ट्स ऑफरिंग मोर एंड मोर रेजिस्टेंस, राइट. So basically a diode when reverse biased offers extremely high resistance. और बच्चों अगर हम आइडियल या परफेक्ट डायोड की बात करें तो वो एक्सटर्नल डीसी करंट को अपने से फ्लो ही नहीं करने देगा, बिकॉज एन आइडियल डायोड व्हेन रिवर्स बायस्ड इज सेड टू बी ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग को जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं. फॉरवर्ड बायसिंग में पी सेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल, एन सेक्शन नेगेटिव टर्मिनल, जबकि रिवर्स बायसिंग में पी सेक्शन नेगेटिव टर्मिनल और एन सेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, राइट. और इस केस में फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस, जबकि यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स अक्रॉस जंक्शन डिक्रीजेस. इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स है दे विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स विल टेंड टू मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, राइट. जिसकी वजह से यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम हो जाएगी, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी. यहाँ पे जो एक्सटर्नल सोर्स है वो पोटेंशियल बैरियर को अपोज कर रहा है, तो नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीजेस. यहाँ पे बच्चे जो एक्सटर्नल सोर्स है या अप्लाइड वोल्टेज है वो फिक्टिशियस बैटरी को एड अप कर रहा है, एड कर रहा है, तो नेट जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस द जंक्शन इट विल इंक्रीज. सो अ डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस. डिप्लीशन लेयर की थिकनेस अगर कम है तो वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. अगर डायोड में डिप्लीशन लेयर की थिकनेस ज़्यादा है तो इसका मतलब वो हायर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा. तो फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड जो होगा डिप्लीशन लेयर की थिकनेस कम होने की वजह से इट विल ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस. Reverse biasing a diode will offer a very very high resistance, right. Here the thickness of the depletion layer increases, the width of the depletion layer increases. And ideal अगर perfect diode की अगर बात करें तो forward biasing में ideal diode zero resistance offer करेगा और reverse biasing में infinite resistance offer करेगा. So let us discuss the characteristics of a diode. Characteristics of a diode are the graphical representation between the applied voltage and the current through the diode. फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों हम फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे. रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में हम रिवर्स बायस वोल्टेज और रिवर्स करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, राइट. अब देखो ये सर्किट डायग्राम है. फॉरवर्ड बायस में जैसे मैंने कहा था पी सेक्शन इट इज टू बी कनेक्ट टू द हायर पोटेंशियल एंड एन सेक्शन टू बी कनेक्ट टू द लोअर पोटेंशियल, राइट. एमीटर इट इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, सो इट विल बी लाइक दिस. वोल्ट मीटर आपको पता है ये पैरेलल में कनेक्ट होता है लाइक दिस. तो ये सर्किट डायग्राम हो गया फॉरवर्ड बायसिंग के लिए.
अब बच्चे फॉरवर्ड बायसिंग में ध्यान रखना, फॉरवर्ड करंट इज टू बी मेजर्ड इन मिली एम्पेयर, जबकि रिवर्स करंट विच इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ रिवर्स करंट जो है वो मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, विच आर वेरी वेरी लो और स्मॉल इन नंबर, तो उसको हम माइक्रो एम्पेयर में मेजर करते हैं, राइट। तो बच्चे फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी हमने डिस्कस किया था कि जब तक ये अप्लाइड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम नहीं कर लेता तब तक करंट ऑलमोस्ट जीरो रहता है। तो फॉरवर्ड वोल्टेज को मैं 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट करता हूं तो करंट ऑलमोस्ट जीरो ही रहता है। लेकिन एक बार जब ये अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर लेता है तो उसके बाद इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग लीनियरली विद द इंक्रीज इन द अप्लाइड वोल्टेज। द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। तो एज अ होल ये जो ग्राफ है इट कंटेन्स अ नी, यहाँ पे ये कर्व आ रहा है, बेंड आ रहा है। तो एज अ होल जो है वी आई ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो इट डजंट ओबे ओम्स लॉ स्ट्रिक्टली, सो इट इज अ नॉन ओमिक कंडक्टर, राइट। तो एक बार पोटेंशियल बैरियर ओवरकम कर गया उसके बाद तो वोल्टेज को जैसे फर्दर बढ़ाओगे तो करंट भी लीनियरली वैसे ही बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या कहते हैं, इसको हम लीनियर रीजन कहते हैं। दिस इज नोन एज द लीनियर रीजन। लीनियर रीजन मीन्स हियर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। तो बच्चे ये जो लीनियर रीजन है इसमें जो रेजिस्टेंस होता है डायोड का दैट इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो ये जो रेजिस्टेंस होता है इट इज नोन एज द स्टैटिक रेजिस्टेंस या डीसी रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो स्टैटिक रेजिस्टेंस है वो लीनियर रीजन में आता है, और स्टैटिक रेजिस्टेंस जैसे मैंने कहा इसको हम डीसी रेजिस्टेंस भी कहते हैं, राइट। सो सिंपली इट इज गिवन बाय द अप्लाइड वोल्टेज टू द करस्पॉन्डिंग करंट, इसका जो रेशियो है। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, तो जो भी इसका वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट अगर करें किसी पॉइंट में दैट विल गिव यू स्टैटिक रेजिस्टेंस। और बच्चे ये जो है ये नी जो है यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। तो स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो रेजिस्टेंस वैरी कर रहा है। तो वो रेजिस्टेंस जो कि अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करता है दैट इज नोन एज डायनामिक रेजिस्टेंस। और डायनामिक रेजिस्टेंस को हम एसी रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एसी रेजिस्टेंस। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लेना बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं इट इज V2I2 और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं V1I1। सो RAC वुड बी इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय I2 माइनस I1, या AC रेजिस्टेंस या डायनामिक रेजिस्टेंस में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्मॉल चेंज इन द वोल्टेज टू द करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन द करंट। So this is the resistance which is not constant as it depends upon the applied voltage. और बच्चों ये जो नी है इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज हम ऑब्टेन करेंगे इसको हम नी वोल्टेज कहेंगे। इट गिव्स द मेजर ऑफ द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द डायोड अंडर कंसिडरेशन, राइट। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बारी आती है, तो इसमें आपको पता ही है पी सेक्शन इट इज टू बी कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, व्हाइल एन सेक्शन ऑफ द डायोड इज टू बी कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स, राइट। और इसमें मैंने बार बार कहा है रिवर्स बायसिंग में जो भी करंट होता है वो रिवर्स करंट होता है, दैट इज ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स विच आर वेरी वेरी लो इन नंबर। सो वो रिवर्स करंट एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, तो उसको मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर इज टू बी यूज्ड। और एमीटर बच्चों सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सो इट विल बी लाइक दिस। वोल्ट मीटर अक्रॉस कनेक्ट करेंगे डायोड एंड इट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, सो ये टर्मिनल्स हो जाएगा। सो दिस द सर्किट डायग्राम फॉर द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें बच्चों जैसे रिवर्स बायस हम वोल्टेज इंक्रीज करते रहते हैं तो करस्पॉन्डिंगली थोड़ा बहुत रिवर्स करंट भी बढ़ता रहता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है जिसको हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो उसके बियॉन्ड भी अगर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उसके बाद करंट जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज करने लग जाता है, लाइक दिस इट टेंड्स टू इंक्रीज एब्रप्टली। तो ये इसमें भी नी आता है, राइट, इसमें भी नी है, तो इट इज़ अ नॉन ओमिक कंडक्टर। और ये नी के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आया इसको हम रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं या एवलेंच वोल्टेज कहते हैं या कई बार जीनर वोल्टेज भी कहते हैं। इसके बियॉन्ड अगर हम रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो डायोड का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जब कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आ जाएगा इट विल स्टार्ट सिंपली बिहेविंग एज अ नॉर्मल कंडक्टर, इट विल लूज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ लो कंडक्शन। तो इकट्ठे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर आने की वजह से करंट एब्रप्टली बढ़ जाता है, राइट। सो दिस द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट किया हुआ ताकि रिवर्स नेगेटिव वोल्टेज और रिवर्स करंट को हम डिनोट कर सकें। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में ये आता है हाफ वेव रेक्टिफायर। एक्चुअली रेक्टिफायर क्या होता है
इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में। रेक्टिफायर कई तरीके के होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो फिलहाल हमने हाफ वेव और फुल वेव को ही डिस्कस करना है, राइट। हाफ वेव जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, एसी के एक हाफ को ही वो डीसी में कन्वर्ट करता है, दूसरा हाफ ऑफ द एसी जो है वो अनरेक्टिफाइड ही रहता है, राइट। सो इट इज दैट टाइप ऑफ रेक्टिफायर which converts only one half of the AC input into DC output. So that is known as half wave rectifier. और बच्चों प्रिंसिपल चाहे जो मर्जी रेक्टिफायर हो, प्रिंसिपल सेम ही है कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जब डायोड रिवर्स बायस्ड होगा इट विल ऑफर एक्सट्रीमली हाई रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बायस में लगभग इजी पाथ ऑफर करता है और रिवर्स बायस में लगभग करंट के पाथ को ब्लॉक करता है। सो इट इज ऑन दिस प्रिंसिपल दैट द वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर इज बेस्ड अपॉन। बच्चों हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें एक सिंगल पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए, एसी सोर्स चाहिए, राइट, और एक लोड रजिस्टर चाहिए। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट। ये सिंबल होता है ट्रांसफार्मर का, और ये जो पैरालाइंस ड्रॉ किया ये बताता है कि ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल ये इंडक्टिवली कपल्ड है, राइट। और बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। और आपको पता है एसी सोर्स इज फेड अक्रॉस द पी कॉइल वाइल ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। तो ये एसी सोर्स है, और सेकेंडरी कॉइल में एक सिंगल डायोड आपने कनेक्ट कर देना, और ये लोड रजिस्टर है, इसके अक्रॉस हमें ट्रांसफॉर्म्ड आउटपुट मिलेगा, राइट। तो इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। ये एसी साइकिल है जो कि साइनोसोडल नेचर का है। लेट अस कंसीडर दिस हाफ ऑफ द एसी इनपुट साइकिल। इस हाफ के दौरान बच्चों मान लेते हैं ये लोअर पोटेंशियल में, ये हायर पोटेंशियल पे, राइट। जबकि दूसरे हाफ में पोलैरिटी चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली। तो इस हाफ में मान लेते हैं ये लोअर पोटेंशियल और ये हायर पोटेंशियल में। अब बच्चों ये एसी करंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लगातार इस कॉइल में चेंज हो रहा है। अगर करंट की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द पी कॉइल विल चेंज। और ये दोनों कॉइल्स इंडक्टिवली कपल्ड है, तो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना के तहत अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पी कॉइल में चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एस कॉइल विल आल्सो चेंज। एंड एज पर द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें अपोजिंग इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, इजंट इट। तो एस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। सो द अपर एंड ऑफ द एस कॉइल विल बी एट हायर पोटेंशियल, वाइल जो लोअर एंड है इट विल बी एट लोअर पोटेंशियल, राइट। तो बच्चों इस हाफ के दौरान जो यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुआ है, तो उसकी वजह से डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा। देखो आप पी सेक्शन डायोड का हायर पोटेंशियल से, एन सेक्शन लोअर पोटेंशियल से। तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होने से क्या होगा, इट विल कंडक्ट करंट। तो ये करंट को इस तरीके से कंडक्ट करेगा। तो ये जो लोड रजिस्टर है आरएल, इसके क्रॉस करंट कैसे जाएगा, ए से लेके बी तक। और बच्चों ये करंट भी क्या होगा, साइनोसोडल नेचर ही होगा। साइनोसोडल नहीं मतलब कि वैरी करेगा, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये थोड़ा सा पल्सेटिंग होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये कनेक्टिंग वायर है, कुछ ना कुछ नॉन जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इसलिए जो इनपुट है उसके कंपैरेटिवली जो आउटपुट करंट होगा थोड़ा सा अपने कम शो करना है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट हाफ। नाउ कंसिडर द सेकंड हाफ ऑफ द एसी इनपुट साइकिल। सेकंड हाफ में ये पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस प्लस था, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा। तो अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में अगेन अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। तो इस केस में डायोड विल गेट रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स बायस में आइडियल डायोड या परफेक्ट डायोड करंट को कंडक्ट नहीं करता है, इसको ब्लॉक करेगा। तो इसके इस हाफ के दौरान, इस हाफ के करस्पॉन्डिंग हमें इसमें से लोड रजिस्टर से कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो बच्चों बेसिकली जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, इट रेक्टिफाइज ओनली वन हाफ ऑफ द एसी इनपुट इनटू डीसी, राइट। So half wave rectification involves a lot of wastage of electrical energy and obviously it is not preferred. और एक चीज़ बच्चों आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये एसी को डीसी में नहीं कन्वर्ट करता। स्टेप डाउन क्या करता है, हायर 220 वोल्ट एसी को ये 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा, और आगे ये डायोड जो है वो 12 वोल्ट एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करता है। सो ट्रांसफॉर्मर सिंपली ये क्या करता है, हाई वोल्टेज एट लो करंट को लो वोल्टेज एट हाई करंट में कन्वर्ट करता है, राइट। जो ये डायोड है दैट एक्चुअली रेक्टिफाइज और दैट एक्चुअली कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। वेव रेक्टिफायर का आउटपुट बच्चे कैसे होगा जरा देखो। ये तो इनपुट का था ग्राफ, ये आउटपुट का था, राइट। एक डायोड जो होगा इस हाफ के दौरान फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट कंडक्ट करेगा।
इस हाफ के दौरान डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा तो कोई हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। सो बेसिकली जो आउटपुट है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो एक तो यूनिडायरेक्शनल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पे है आउटपुट, यहाँ पे नहीं है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी है। और तीसरा, ये स्टडी भी नहीं है, ये पल्सेटिंग है, कम से ज़्यादा हो रहा है फिर ज़्यादा से कम हो रहा है, सो इट्स पल्सेटिंग इफेक्ट। अब बच्चे ये डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट्स रह गए आउटपुट में, तो उसको फिल्ट्रेट आउट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए इस पल्सेटिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम फिल्टर सर्किट्स यूज़ करते हैं। फिल्टर सर्किट्स में या तो इंडक्टर को यूज़ कर सकते हैं या कैपेसिटर को। और फिल्टर सर्किट इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इंडक्टर जो है वो डीसी करंट को तो कोई रेजिस्टेंस ही ऑफर नहीं करता, डीसी करंट को सेफ पैसेज देता है, जबकि कैपेसिटर जो है वो डीसी करंट को ब्लॉक करता है, राइट। सो इस प्रिंसिपल में बेस्ड होता है फिल्टर सर्किट्स। फिलहाल ये आपने सीबीएसई में ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा बिकॉज दिस इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस। बट पॉइंट आप ये नोट कर सकते हो कि एफिशिएंसी जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो 40.6% होता है। और जैसे मैंने कहा हाफ वेव रेक्टिफायर इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दस इट इज़ नॉट प्रिफर्ड। और अगर हम फिल्टर सर्किट अगर यूज़ कर देते हैं तो उसके आगे जो आउटपुट है, ये जो पल्सेटिंग इफेक्ट है, इसको काफ़ी हद तक हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत हम इसको स्टेडी करंट की तरह हम ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। अब बच्चों आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में। अगेन जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, ये एसी इनपुट के दोनों हाफ्स को ही डीसी आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। सो इट इज दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स both halves of the AC input cycle into DC output. Again, based on the same principle that a diode when forward biased will offer extremely low resistance and the diode when reverse biased will offer extremely high resistance, right? और ideal diode लेते हैं तो forward bias में zero resistance और reverse biasing में infinite resistance. बच्चे फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो पीएन जंक्शन डायोड्स लेते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो होगा ही होगा, उसके पी कॉइल में सोर्स को कनेक्ट करेंगे और एस कॉइल में ये दोनों डायोड्स को कनेक्ट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सेंट्रल टैपिंग अरेंजमेंट होता है। ये जो सेकेंडरी कॉइल होता है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। जो लोड रजिस्टर है उसके एक एंड को हम सेंट्रल टैपिंग अरेंजमेंट से कनेक्ट करेंगे और दूसरा एंड जो है इट इज कनेक्टेड टू द टू एंड सेक्शंस ऑफ द टू डायोड्स। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें बच्चों दोनों हाफ्स को हम कंसिडर करेंगे। दिस द इनपुट, ये साइनोसोडल नेचर का है, तो इसमें फर्स्ट हाफ आप कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट हाफ में अगर ये लोअर पोटेंशियल में या हायर पोटेंशियल में है तो करंट का मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द प्राइमरी कॉइल एंड हेंस लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल विल चेंज। ये दोनों इंडक्टिवली कपल्ड है, तो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना विल बी टेकिंग प्लेस। तो उससे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पी कॉइल में चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द एस कॉइल विल आल्सो चेंज। और यहाँ पे एज पर द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, अपोजिंग ईएमएफ विल गेट इंड्यूस्ड। तो इसके एस कॉइल के अपर एंड में हायर पोटेंशियल और लोअर एंड में लोअर पोटेंशियल होगा। तो बच्चों इस हाफ के दौरान आप देख रहे हो डायोड D1 इट विल गेट फॉरवर्ड बायस। देखो पी सेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल और एन सेक्शन नेगेटिव या लोअर पोटेंशियल, सो डायोड D1 विल गेट फॉरवर्ड बायस्ड। जबकि डायोड D2 का पी सेक्शन लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, एन सेक्शन हायर पोटेंशियल से, तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा, सिर्फ डायोड D1 ही कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे इस ईएमएफ, अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होने की वजह से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी लाइक दिस। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये करंट को कंडक्ट करेगा। ये ब्रांच जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो करंट यहाँ से नहीं जाएगा, तो करंट के लिए एक ही रास्ता बचता है, इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो लोड रजिस्टर है इसके थ्रू करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, ए से लेके बी तक जाएगा, राइट। तो उसको मैंने ऐसे इंडिकेट किया हुआ है। तो इनपुट अगर पल्सेटिंग है तो आउटपुट भी पल्सेटिंग ही होगा। और ये कनेक्टिंग वायर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है तो उसकी वजह से जो आउटपुट है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम शो करो इनपुट के कंपैरेटिवली, राइट। सो दिस इज द working of the first half of the AC input cycle for a full wave rectifier, right? Now consider the second half of the AC input cycle. Second half में बच्चों पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो यहाँ पे अगेन अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट इन दिस केस जो अपर एंड एस कॉइल का दैट विल बी एट लोअर पोटेंशियल, इसका जो लोअर पोटेंशियल दैट विल बी एट हायर पोटेंशियल। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज डायोड D1 विल गेट रिवर्स बायस्ड, राइट। डायोड D1 का देखो पी सेक्शन नेगेटिव से, एन सेक्शन पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस्ड हो जाए, ये करंट को कंडक्ट नहीं करेगा। जबकि डायोड D2 इसका पी सेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल और एन सेक्शन
lower potential. So it will get forward biased and only diode D2 will get, forward biased and only diode D2 will conduct current. तो इस केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी आउटपुट करंट की, दैट विल बी लाइक दिस. इस केस में डायोड D1 रिवर्स बायस्ड है तो ये वाला इनफाइनाइट रेजिस्टिव पाथ होगा, तो करंट यहां से नहीं जाएगा, उसके लिए यही एक रास्ता है. तो यहां से भी लोड रेजिस्टर के अक्रॉस करंट कहां से कहा जा रहा है, A टू B. इस हाफ के दौरान भी लोड रेजिस्टर के क्रॉस करंट जा रहा था A टू B. इस हाफ के दौरान भी लोड रेजिस्टर के क्रॉस करंट जा रहा है A टू B. यानी कि क्या हमें यूनिडायरेक्शनल करंट मिल रहा है? दोनों हाफ्स के दौरान करंट लोड रेजिस्टर के क्रॉस हमें सेम डायरेक्शन में ही मिल रहा है, जो कि डीसी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि इट इज यूनिडायरेक्शनल, राइट. तो दो डायोड यूज करने से क्या होता है, दोनों हाफ्स ऑफ द एसी इनपुट साइकिल को रेक्टिफाई हो जाता है. बट एट अ टाइम एक ही डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा और दूसरा रिवर्स बायस्ड होगा, दूसरे हाफ में इंटरचेंज हो जाएगा. तो बच्चे ये एसी इनपुट वोल्टेज था जो कि साइनसोइडल नेचर का था. अब ये डायोड D1 जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो इसको क्या करता है, रेक्टिफाई करता है. ये रहा, थोड़ा ये रेक्टिफाई कर गया. दूसरे वाले हाफ को डायोड D2 रेक्टिफाई करता है. तो इस केस में दोनों हाफ्स को रेक्टिफाई करा, दोनों डायोड्स मिलकर एट अ टाइम. एक डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, दूसरा रिवर्स बायस्ड होगा. दूसरे हाफ के दौरान क्या होगा, पहला वाला रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, दूसरा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा. सो एज अ रिजल्ट रेक्टिफाइड कंटिन्यूस आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, बट इट इज ऑफ पल्सेटिंग नेचर. यानी कि इसमें अभी भी कुछ एसी कंपोनेंट्स हैं, तो उसको फिल्ट्रेट आउट करने के लिए हम फिल्टर सर्किट्स यूज करते हैं. फिल्टर सर्किट जैसा मैंने कहा बच्चों, इसमें कैपेसिटर या इंडक्टर दोनों आप यूज कर सकते हो. फिल्टर सर्किट से यूज करने से क्या होगा, जो एसी कंपोनेंट्स है उसको फिल्ट्रेट आउट किया जा सकता है और उसको फर्दर हम थोड़े स्टडी आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. सो बाय यूजिंग फिल्टर सर्किट द पल्सेटिंग इफेक्ट ऑफ द आउटपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर कैन बी मिनिमाइज्ड. और बच्चों ऑब्वियसली फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो दोनों हाफ्स को रेक्टिफाई करता है, दोनों हाफ्स को डीसी में कन्वर्ट करता है. तो इसकी एफिशिएंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से ट्वाइस है. हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी 40.6% है, तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 81.2%, राइट. तो बच्चों ये जो डिवाइस है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का, इन दोनों में से ज़रूर एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, राइट. तो इसको ढंग से कर लेना. और पूरा सेशन जो है वो हमने सॉलिड्स, सेमीकंडक्टर्स, डिवाइसेस, ये सारा हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया. तो इसको प्लीज़ ढंग से पढ़ लेना, थरोली स्टडी करना और स्टे कूल, स्टे काम, स्टे फोकस्ड और खूब अपना ध्यान रखो, अपने हेल्थ का बहुत 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 ध्यान रखो. एंड डू टेक एडिक्वेट स्लीप, एडिक्वेट रेस्ट एंड देन फ्रेशन अप होके एग्ज़ाम देने जाना आप, ठीक है. फ्रॉम माई साइड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू बच्चे, ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस.